गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ रहे होंगे। और उम्मीद करते हैं कि लास्ट दो क्लासेस का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने लास्ट दो कैप क्लास में काफ़ी रीकैप करने की कोशिश की है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है आर्बिट्रेशन में। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी यही बोला कि अगर आप कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो एक सेक्शन की दूसरे सेक्शन से, फिर आपके लिए आर्बिट्रेशन बड़ा मुश्किल होने वाला है। अगर आप कनेक्टिविटी शो कर दो तो आर्बिट्रेशन बड़ा आसान है, क्योंकि आर्बिट्रेशन जस्ट कनेक्ट कर रहा है पहले वाले सेक्शंस को दूसरे सेक्शन से। क्योंकि आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया तो आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज भी किया जा सकता है। चैलेंज का प्रोसीजर क्या रहेगा? अगर वो खुद से हट जाए, इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट हो जाए, उसको कैसे टर्मिनेट करेंगे, उसको कैसे हटाएंगे, उसकी जगह पे दूसरा आर्बिट्रेटर कैसे लेकर आएंगे। इवन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल बन गया, बनने के बाद उसके जुरिडिक्शन को कैसे चैलेंज करेंगे, उस जुरिडिक्शन पे रूलिंग कौन दे सकता है, उस रूल आउट कौन कर सकता है। फिर इंटीरियम मेजर्स जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आपको दे सकता है या कोर्ट दे सकता है, वो हमने पढ़े थे। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ने की कोशिश की कि आर्बिट्रेशन में आगे क्या होने वाला है, कि स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस एंड क्लेम। इससे पहले भी आपकी एक दो चीज़ें थी कि क्या प्रोसीजर फॉलो होने वाला है। ना तो सीपीसी का प्रोसीजर फॉलो होता है, ना एविडेंस एक्ट का। पार्टीज ने तो डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज, कमेंसमेंट डेट, प्लेस, कहाँ से स्टार्ट करना है। फिर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस आती है। फिर उसके बाद हियरिंग स्टार्ट होती है। हियरिंग में पार्टीज ना आए तो क्या होगा, वो प्रोविजन स्टार्ट होता है। अब हियरिंग के बाद फाइनली आपको क्या करना है? हियरिंग के बाद फाइनली अवार्ड देना है उसको। अब अवार्ड उसने दे दिया, इस अवार्ड को चैलेंज कैसे किया जा सकता है? इसको सेट असाइड करने के लिए आप कोर्ट के पास जा सकते हो। करेक्शन, इंटरप्रिटेशन और एडिशनल अवार्ड के लिए सेम आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। ये हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा है। इवन आप अपील भी लगा सकते हो, लेकिन दो कोर्ट के डिसीजन ऐसे हैं जो, एक तो आपका ये इंटीरियम वाला था, और इसी तरह आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के भी दो ऐसे डिसीजन थे जिनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब कोर्ट में अपीलेबल ऑर्डर आपने पढ़े थे, कुछ लास्ट क्लास में यही टॉपिक्स हम कर रहे थे। फिर हमने डिपॉजिट्स के बारे में पूछा कि भाई आर्बिट्रेशन की कॉस्ट कैसे डिपॉजिट की जाएगी, अवार्ड में क्या क्या चीजें दी जा सकती है। फिर हमने कॉस्ट को डिवीजन भी किया कि कॉस्ट कौन पे करने वाला है, कौन नहीं पे करने वाला है। जनरल रूल हमने क्या पढ़ा कि कॉस्ट हारने वाला पे करने वाला है जीतने वाली पार्टीज को, और कॉस्ट में वो सारे लीगल एक्सपेंसेस, एक्सपर्ट बुलाया हो, चाहे कोई भी रिपोर्ट कराई हो, सबके जितने भी लीगल एक्सपेंसेस लगे हैं, वो सारे के सारे लीगल एक्सपेंसेस की तो हमने बात करी थी कॉस्ट में। जनरल रूल तो ये कह रहा था हारने वाली पार्टी, बट ट्रिब्यूनल या कोर्ट चाहे तो और भी तरीका अपना सकते हैं। और तरीके में हमने पढ़ा था, डिपेंड करता है कंडक्ट ऑफ पार्टीज पे, डिपेंड करता है कि सेटलमेंट के लिए आ रहे थे या नहीं आ रहे थे। तो कुछ चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था। पर्टिकुलर इवेंट पे डिपेंड करती है कॉस्ट, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है, इंटरेस्ट कब से कब तक का होगा, और ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। तो डिपॉजिट्स, कॉस्ट वगैरह आपने ये लास्ट क्लास में ही आई थिंक ये पढ़ी थी। फिर हमने टाइम लिमिट भी, बीच में हमारा एक टॉपिक रह गया टाइम लिमिट। तो टाइम लिमिट में हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक सिंपल प्रोसीजर, एक फास्ट ट्रैक प्रोसीजर। सिंपल प्रोसीजर 12 मंथ्स कह रहा था, और दूसरा तरीका 6 महीने के अंदर अंदर डिसीजन की बात कर रहा था। सेटलमेंट भी हमने पढ़ा था, फॉर्म कंटेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड हमने पढ़ा था। कोस्ट का तरीका क्या होगा, कोस्ट का डिवीजन कैसे किया जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग कब हो जाएंगी, जब या तो फाइनल अवार्ड आ जाए या सबसेक्शन 2 के सरकमस्टांसिस। और सबसेक्शन 2 के सरकमस्टांसिस क्या, विड्रॉ कर लिया क्लेम, पार्टीज एग्री हो गई टर्मिनेशन पे, ऐसे कुछ चीजें, करेक्शन वगैरह तो हमने पढ़ ही लिया। एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड तो कोई भी पार्टी लगा सकती है, ये जहाँ वो पार्टी शो कर दे कि कुछ इनकैपेसिटी थी, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट गलत था, या कोई वैलिड रीजन थे जिसकी वजह से उसे उसने उसे चैलेंज किया है, जैसे उसे प्रॉपर नोटिस नहीं मिला था, या अवॉर्ड उस मैटर पे जो आर्बिट्रेशन के स्कोप से ही बाहर था, या कोर्ट को लगता है कि इस सब्जेक्ट मैटर नहीं सुनवाई गई हो सकता आर्बिट्रेशन के थ्रू, या आर्बिट्रेशन अवार्ड कन्फ्लिक्ट है विद पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड, आर्बिट्रेशन अवार्ड तो फाइनली है, इस डिसीजन बाइंडिंग है ऑन पार्टीज ऑन पर्सन। एनफोर्समेंट, जैसे कोर्ट की डिग्री आई है सेम उसी तरह से एनफोर्स करा सकते हैं। एनफोर्स से अगर आपने पहले अगर आप एनफोर्स तभी हो सकते हैं जब टाइम पीरियड खत्म हो गया हो किस चीज़ का, सेट असाइड कराने की, एप्लीकेशन लगाने का। अगर सेट असाइड की एप्लीकेशन लगी है, इसका मतलब ये नहीं है कि अनएनफोर्सेबल अवार्ड हो गया,
अब वो तब भी एनफोर्स कराया जा सकता है, तब भी एनफोर्सेबल है, अनलेस जब तक एप्लीकेशन फॉर स्टे ना लगाई जाए। एप्लीकेशन फॉर स्टे लगाने के बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या स्टे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए इन चीज़ों पे। अपीलेबल ऑर्डर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि दो कोर्ट के ऑर्डर ऐसे हैं जिनको चैलेंज किया जा सकता है। तो सेक्शन 9 में कोर्ट का ऑर्डर आया था, सेक्शन 9 में कोर्ट का ऑर्डर आपने पढ़ा था। और एक जब ग्रांट और रिफ्यूज टू ग्रांट मेजर्स अंडर सेक्शन 9 और सेटिंग असाइड और रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड, ये दो कोर्ट के ऑर्डर। और यही आर्बिट्रल अवार्ड में भी एक तो यही था इंटीरियम मेजर्स वाला, और दूसरा जब वो रूल आउट करने वाली बात आई थी, रूल आउट करने वाली बात आई थी ना, अपनी जुरिडिक्शन तय करना और ये सब चीज़ें, डिपॉजिट आपको करनी है तो जितनी भी कॉस्ट होगी आपसे कुछ एडवांस में ले ली जाएगी, कुछ सप्लीमेंट करके ले ली जाएगी, और आपको पे करनी पड़ेगी, दोनों पार्टीज को इक्वल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। जहां एक पार्टी फेल हो गई तो दूसरी पार्टी चाहे तो उसकी जगह पे कर सकती है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी भी फेल हो गई तो सस्पेंड और टर्मिनेट कर सकते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को, जब तक कॉस्ट ना पे किया जाए। अपॉन टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जितना पैसा आ गया उतना पैसा उसके हिसाब से पैसा डिवाइड करके, और जो बच गया वो वापस दे दिया जाएगा। उतना अकाउंट सेटल करके आर्बिट्रेटर रख लेगा और बचा हुआ आपको वापस कर देगा। लीन जब तक आप पैसा पे नहीं करते, जब तक आप आर्बिट्रेशन की कॉस्ट पे नहीं करते, तो अवार्ड को एनफोर्स नहीं किया जा सकता। अवार्ड पे लीन क्रिएट कर दिया जाएगा, अनपेड अमाउंट जितना भी है उसके लिए। जिस पे लीन क्रिएट है वो पर्सन जिसके फेवर में था और लीन क्रिएट कर दिया, वो पर्सन कोर्ट में जा सकता है। बट कोर्ट भी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को लीन हटाने के लिए तभी कह सकता है जब कोर्ट में फीस जमा हो जाए और बाद में कोर्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को दे दे भाई ये तुम्हारी कॉस्ट है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किसी की डेथ से खत्म नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी जगह ले लेते हैं। ना ही आर्बिट्रेटर का मैंडेट खत्म होता है, अथॉरिटी खत्म होती है, क्योंकि उसको अपॉइंट करने वाली पार्टी तो मर गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जुरिस्डिक्शन हमने देखा था कि कोर्ट की जुरिडिक्शन है, लेकिन सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और सब्जेक्ट टू आप प्लेस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन क्या चुना था। कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों पार्टीज और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल से उम्मीद की जाती है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे, अनलेस अगर कोई ज़रूरी है तो फिर वो डिस्क्लोज किया जा सकता है। अगर कोई गुड फेथ में कोई एक्शन लिया तो फिर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, कोई सूट या लीगल प्रोसीडिंग नहीं लाई करती है अगेंस्ट द आर्बिट्रेटर फॉर एनीथिंग विच इज डन इन गुड फेथ। लिमिटेशन, यस लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है, क्योंकि हर जगह टाइम पीरियड दिया है, इतने टाइम पीरियड में आपको ये करना है, इतने टाइम पीरियड में आपको ये करना है। कमेंस कौन सी डेट से माना जाता है? जिस डेट को आपने दूसरे पार्टी को नोटिस कर दिया कि आर्बिट्रेशन में आते हैं। और एनी क्लेम टू विच आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अप्लाइड शैल बी बार्ड। अगर आपने टाइम से एक्शन नहीं लिया, टाइम से आर्बिट्रेशन में नहीं गए, तो आपका टाइम पीरियड बार हो जाएगा, फिर आप आर्बिट्रेशन में नहीं जा पाओगे। तो फ्यूचर डिस्प्यूट के लिए आपको विद इन टाइम जाना पड़ेगा। अब ये बिल्कुल अमेंडेड है आपका, ये इससे पहले आपकी बुक में नहीं था। इससे पहले जो बुक्स हैं उस बुक्स में ये नहीं था, टोटली नहीं था। ये बिल्कुल नया प्रोविजन, बिल्कुल नया सेक्शन ऐड किया गया है, इंसर्टेड इन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ऐड किया गया। ये बिल्कुल लेटेस्ट अमेंडमेंट है। तो जिन्होंने पहले पढ़ लिया है उनके लिए अमेंडेड क्लास हो गई है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो पहली बार ही हो रहा है। तो जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए अमेंडमेंट क्लास है, ये पूरी की पूरी अमेंडमेंट क्लास है ये। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, सॉरी जिन्होंने पहले पढ़ा है उनके लिए तो अमेंडमेंट है, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है उनके लिए तो पहली बार की क्लास है। अब तो बिल्कुल नॉर्मल होके एंजॉय करो, क्योंकि आपने तो पहले पढ़ा ही नहीं, तो आपके लिए तो दिक्कत ही नहीं। अब पढ़ा तो पहले वालों ने भी नहीं है, क्योंकि ऐड हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि सब्स्टिट्यूट किया गया हो, ऐड किया गया है। ये सारा एडिशन है, ये सारा इंसर्ट किया गया है अमेंडमेंट से। अब अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या बनाया गया? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई। अब देखो, सारे पूरे देश में इतने सारे आर्बिट्रेटर हैं, इन आर्बिट्रेटर को कंट्रोल करने के लिए कोई एसोसिएशन तो होनी चाहिए ना, कोई काउंसिल तो होनी चाहिए। जैसे आपने सुना होगा ना, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, ऑल इंडिया डॉक्टर की एसोसिएशन है, इसी तरह ऑल इंडिया डॉक्टर्स, ये एडवोकेट्स की एसोसिएशन है। तो इसी तरह क्या किया गया, ऑल इंडिया आर्बिट्रेटर को लेके भी एक एसोसिएशन बना दी गई कि आर्बिट्रेटर सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस कंडक्ट को चेक करना, इस कंडक्ट को चेक करना किसके जिम्मेवारी है? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की। टाइम टू टाइम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आर्बिट्रेटर की, ये डिसाइड कौन सा कर सकता है? आर्बिट्रेटर्स के एक्शन को रिव्यू कौन कर सकता है?
आर्बिट्रेटर सही पर्सन है या नहीं है, या एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक आर्बिट्रेटर की, या आर्बिट्रेटर इंटरेस्टेड है तो उस केस में क्या किया जाए। तो ये सारे मैटर्स पे सुनवाई करने के लिए, सारे मैटर्स को देखने के लिए, अब देखो कोर्ट तो आ नहीं सकता, ये ग्रेडिंग का जो मैटर है कि ग्रेड देना या जो भी है, तो उसके लिए क्या कर दिया गया, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बना दी गई। अब ये जो काउंसिल है ये सारा काम कर रही है। ये काउंसिल क्या कर रही है, ये आर्बिट्रेशन हमारे देश में सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है इसको प्रमोट करना, या वो आपने पढ़ा था आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन तो बने हैं बट कोई ध्यान नहीं देता है उन पे, तो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करना किसकी जिम्मेवारी है, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल अमेंडमेंट है, ये टोटली अमेंडमेंट क्लास है आपकी। तो जिन्होंने पहले किसी ने ही नहीं किया हुआ, किसी ने ही पहले नहीं किया हुआ क्योंकि ये ऐड हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया पार्ट 1A एज इंसर्टेड इन अमेंडमेंट एक्ट 2019 डील विद द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट कंटेन डेफिनेशन ऑफ द टर्म यूज इन पार्ट 1A एज द चेयरमैन काउंसिल ऑफ मेंबर। तो 43A में डेफिनेशंस दी गई हैं बट डेफिनेशंस आपको नहीं पढ़ाई गई हैं, डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट पढ़ाई गई है किस चीज की, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब नाम से क्लियर है ना, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो मतलब क्या होने वाला है, कोई चेयरमैन होने वाला है, इसके कुछ लोग मेंबर मिलने वाले हैं, कि चेयरमैन के काम डिफाइन होंगे, मेंबर्स के काम डिफाइन होंगे, यही सब चीजें तो हैं। ये डिसाइड करेंगे, कंप्लेंट सुनेंगे आर्बिट्रेशन के, आर्बिट्रेटर्स के अगेंस्ट में इंडिया में कहीं भी, ये ग्रेडिंग का ध्यान रखेंगे, ये क्वालिफिकेशंस का ध्यान रखेंगे, और आर्बिट्रेटर अगर कहीं पे नहीं है तो वहाँ आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना इनकी जिम्मेवारी है। तो ये नॉर्मल है, मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट बना दी गई जिसका काम क्या है, आर्बिट्रेटर्स को संभालना है पूरे इंडिया। तो सेक्शन 43B empowers the central government to establish arbitrator council of India to perform the duties and discharge the function under the Arbitration and Conciliation Act 1996। तो 43A में डेफिनेशंस है, 43B एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है कि क्या किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बना सकती है उन ड्यूटीज और उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो कहाँ लिखे हैं, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। काउंसिल क्या होगी, एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी जिसका खुद का परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉमन सील होगी, इसके पास पावर है टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल, एंटर कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट में, इसके नाम से सू किया जा सकता है या अपने नाम पे सू भी हो सकती है। हेड ऑफिस कहाँ होगा, दिल्ली में होगा, और काउंसिल में विद द प्योर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश ऑफिस एट अदर प्लेस इन इंडिया। तो ये जो काउंसिल है ये चाहे तो अलग अलग जगह पे अपना ऑफिस सेटअप कर सकती है बट हेड ऑफिस कहाँ रहेगा इसका, दिल्ली ही रहेगा। तो काउंसिल क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट की फॉर्म में, और बॉडी कॉर्पोरेट हमें पता है, कंपनीज एक्ट हमने पढ़ा है, बॉडी कॉर्पोरेट जिसका परपेचुअल सक्सेशन हो, कॉमन सील हो, मेंबर में कम मेंबर में को, और ये सारी चीजें चलती रहती हैं, और प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, और नेक्स्ट क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सू किया जा सकता है इसके नाम पे, और ये अपने नाम से सू भी कर सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कौन कौन होने वाला है, इस आर्बिट्रेशन काउंसिल में कौन कौन सा मेंबर मिलने वाला है हमें। तो कंपोजिशन ऑफ काउंसिल थोड़ा ध्यान से समझना, बड़ी डेफिनेशन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, मेंबर ज्यादा हैं, ये पहला आपका चेयरमैन है, बाकी आपके मेंबर है, तो कोई पार्ट टाइम मेंबर होगा, कोई फुल टाइम मेंबर होगा, कोई पार्ट टाइम मेंबर होने वाला है, कोई फुल टाइम मेंबर होने वाला है। अब देखो पहला कह रहे हैं चेयरमैन। अब देखो इसमें ना, चाहे आप आगे पीछे लिख लेना, आपके ना सब में पीछे लिखा हुआ है ये कौन होगा, ये कौन है, तो ये पीछे लिखा हुआ है देखो। तो पहला कह रहे हैं चेयरमैन, तो चेयरमैन कौन होगा, देखो चेयरमैन ए पर्सन हु हैज बीन, तो 43C पहले ऊपर से पढ़ लेते हैं, सेक्शन 43C, 43A डेफिनेशन, 43B एस्टेब्लिशमेंट, 43C कंपोजिशन, कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। तो पहला चेयरमैन, चेयरमैन चेयरपर्सन कुछ भी कह दो, ए पर्सन हु इज और हैज बीन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट, और एमिनेंट पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन कंडक्ट or administration of arbitration to be appointed by the central government in consultation with the chief justice of India। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज हो,
हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट हो, और या फिर किसी जज का कोर्ट हो सकता है, लेकिन जज का वो कोर्ट का जज हो सकता है, सॉरी, कोर्ट का जज हो सकता है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस होगा। या एमिनेंट पर्सन मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास नॉलेज है किस चीज पे, स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन द कंडक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन के फील्ड में ही जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, या आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कानून बनाने में या किसी भी तरह से उसका योगदान बढ़ा रहा है। कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी कंसल्टेशन से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज। देखो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो मतलब हाई कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज। तो वो टू बी अपॉइंटेड, तो ये जो जज अपॉइंट होगा, ये जो आपका चेयरमैन या चेयरपर्सन अपॉइंट होगा, वो इनसे कंसल्ट करके अपॉइंट किया जाएगा। तो एक पर्सन हु हैज बीन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और ए जज ऑफ हाई कोर्ट और एमिनेंट पर्सन जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो आर्बिट्रेशन के फील्ड में, उनको कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट विद द इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। An eminent arbitration practitioner having substantial knowledge or experience in institutional arbitration, both domestic and international, not nominated by the central government. सेकंड, वो एमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर मतलब जो आर्बिट्रेशन के फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहा है, जिसके पास नॉलेज एक्सपीरियंस है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की, जो डोमेस्टिक लेवल के आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल लेवल के आर्बिट्रेशन से डील करता रहता है। और इसको कौन नॉमिनेट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए मेंबर नॉमिनेट करेगी। तो ये तो हो गया बाहर का पर्सन जो आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर है, जिसको बहुत टाइम हो गया आर्बिट्रेशन में केसेस में डील करते हुए, इंटरनेशनल केसेस हो चाहे वो डोमेस्टिक केसेस हो, तो हर तरह के केस वो करता रहता है। एन एमिनेंट एकेडमियन, तो एक वो पर्सन जो इसको टीचिंग और इन चीजों का एक्सपीरियंस हो, जो अकेडमिक पर्सन हो, जिसके पास ऐसा एक्सपीरियंस हो कि वो इस फील्ड में पढ़ा रहा है या इस फील्ड में उसने बुक्स वगैरह या कुछ भी लिखा है। तो हैविंग एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड टीचिंग इन फील्ड ऑफ आर्बिट्रेशन और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लॉज। तो एक वो पर्सन जिसके पास क्या है, जिसके पास एक्सपीरियंस है किस चीज का? रिसर्च, भाई जो रिसर्च वर्क करता है आर्बिट्रेशन फील्ड में, या अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लॉज, मतलब कोर्ट की बजाय जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट तरीका डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का। रिसर्च में हो चाहे टीचिंग में हो, और टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन। तो ऊपर वाला देखो, ये तो नॉमिनेट किया, ये चेयरमैन के साथ डिस्कशन करके। अब क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है वो एकेडमिक है, मतलब ये इस फील्ड में रिसर्च या पढ़ाई कर रहा है या पढ़ाता है या इस तरह का एक्सपीरियंस रख रहा है। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस, और ही इज रिप्रेजेंटेटिव नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, इसको मेंबर बनाया जाएगा। तो एक बंदा जो दूसरे डिपार्टमेंट में है, एक्स ऑफिशियो, उस पोस्ट की वजह से यहाँ पर मेंबर बनाया जा रहा है। एक पर्सन जो है तो दूसरे फील्ड का, बट दूसरे फील्ड में क्योंकि उसने एक पोस्ट होल्ड कर रखी है, उस पोस्ट होल्ड की वजह से, उस पोस्ट होल्डिंग की वजह से आपको यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है? मेंबर बनाया जा रहा है। तो एक्स ऑफिशियो कहते हैं दूसरी जगह आपका जो ऑफिस है, उस ऑफिस की वजह से, क्योंकि आपने वो ऑफिस होल्ड कर रखा था, उस ऑफिस को होल्ड करने की वजह से आपको यहाँ पे एक पोजीशन दी जा रही है। नेक्स्ट भी यही है, लेकिन डिपार्टमेंट अलग हो गई। ये लीगल अफेयर्स लॉ वगैरह का था। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और हिज रिप्रेजेंटेटिव नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। ये तो लीगल अफेयर से आ गया, ये एक्सपेंडिचर, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले से आ गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, और ये भी एक्स ऑफिशियो होगा। नेक्स्ट, वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री chosen on rotational basis by the central government. तो वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो हमारे देश में जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बॉडीज हैं, जैसे ICAI, ICSI है, या इसके अलावा ये तो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए। जैसे इसके अलावा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड भी बड़े एसोसिएशंस हैं हमारे देश में, जैसे असोचम कहते हैं उसको, FCI कहते हैं। तो इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस उनसे एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। तो कैसे चूज किया जाता है? रोटेशनल बेसिस पे, कभी आपके यहाँ से, कभी दूसरी बॉडी के यहाँ से, और ये क्या बनेगा? पार्ट टाइम मेंबर बनेगा। नेक्स्ट, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा।
नेक्स्ट कौन होगा, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मेंबर कम सेक्रेटरी कम मेंबर, ये एक्स ऑफिशियो, ये भी एक्स ऑफिशियो है। ये भी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कोई पोजीशन होल्ड करे बैठा होगा, उस पोजीशन की वजह से यहाँ उसको मेंबर बनाया जा रहा है। तो वो क्या बनेगा यहाँ पे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेंबर कम सेक्रेटरी। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ काउंसिल अदर देन द एक्स ऑफिशियो मेंबर शैल होल्ड ऑफिस। तो जो एक्स ऑफिशियो है वो तो अपनी दूसरी जगह पोजीशन की वजह से यहाँ बैठे हैं, फुल टाइम मेंबर नहीं है। तो चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ काउंसिल अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर शैल होल्ड ऑफिस as such for a term of 3 years from the date on which they enter upon their office। तो चेयरपर्सन और मेंबर, जो मेंबर एक्स ऑफिशियो नहीं है, फिर वो चाहे पार्ट टाइम मेंबर हो चाहे फुल टाइम मेंबर हो, कितने साल के लिए रहेंगे, 3 साल के लिए, जहां से वो आए। चेयरमैन और मेंबर की एज कितनी रहेगी मैक्सिमम, चेयरमैन की रहेगी 70 और जो अदर है उनकी 70, 67। चेयरमैन की 70 और 67, तो 3 साल और एज विच एवर इज अर्लियर, ये तो हर केस में आपको पता है। सैलरी अलाउंस और अदर टर्म्स और कंडीशन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द पार्ट टाइम मेंबर शैल बी एंटाइटल्ड टू सच ट्रेवलिंग एंड अदर अलाउंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनको जो पैसा वैसा जो भी मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी कितना क्या कुछ रहेगा। फिर चाहे वो पार्ट टाइम मेंबर का हो चाहे फुल टाइम मेंबर का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके मेंबर कौन कौन है, एक चेयर पर्सन है, फिर आपका एक मेंबर है जो नॉमिनेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक जो मेंबर है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट तो किया इन कंसल्टेशन विद द चेयर पर्सन। फिर आपके 2-3 एक्स ऑफिशियो मेंबर है और एक आपका पार्ट टाइम मेंबर है। तो चेयरमैन कौन होगा, कोर्ट का, कोर्ट में जो जज होता है, या तो वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, या हाई कोर्ट का कोई जज या एमिनेंट पर्सन हो जिसको नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो इस आर्बिट्रेशन के फील्ड में, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर कह रहे हैं एमिनेंट पर्सन, जिसके जो प्रैक्टिशनर है इस फील्ड में, फिर एमिनेंट पर्सन जो अकेडमिक बैकग्राउंड से है। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, एक लीगल से आएगा, एक एक्सपेंडिचर या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आएगा, और एक रिप्रेजेंटेटिव है रिकॉग्नाइज बॉडीज का रोटेशनल बेसिस पे, और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, कम मेंबर कम सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो है ये भी। चेयरमैन और मेंबर का टर्म जो एक्स ऑफिशियो नहीं है इनका 3 साल का रहेगा, और इनकी एज है मैक्सिमम, चेयरमैन 70, चेयरपर्सन 70, और जो अदर है उनकी 67। और जो भी सैलरी अलाउंस और अदर टर्म्स एंड कंडीशन, चाहे वो परमानेंट का हो चाहे एक्स ऑफिशियो ये पार्ट टाइम का हो, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना रहने वाला है। नेक्स्ट आपका ड्यूटीज है एंड फंक्शंस दिए हुए हैं, तो बड़े सिंपल से हैं, वो तो आपको ऑलरेडी आपको पता है वैसे तो। सेक्शन 43D, तो A B C D पे आ गए हम। Provide that it shall be duty of council to take all such measure as may be necessary to promote or encourage arbitration, mediation, conciliation or other alternative dispute resolution mechanism, and for that purpose to frame policy and guidelines for the establishment, operation and maintenance of uniform professional standard in respect of all matters। तो वो सारे मेजर्स आप अपना सकते हो जो ज़रूरी हो, जो किसको एनकरेज कर रहे हो, आर्बिट्रेशन को, मेडिएशन को, कंसिलिएशन को, या कोई और तरीका डिस्प्यूट रिजोल्व करने का। और इस पर्पज़ के लिए पॉलिसीज़ बना सकते हैं, गाइडलाइंस बना सकते हैं कि किस तरह से क्या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स रहेगा इन चीज़ों में जाने का, या इन चीज़ों में जो अपॉइंट होंगे उनका क्या रहेगा इन चीज़ों के रिगार्डिंग। फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटी एंड डिस्चार्ज द फंक्शन, काउंसिल में काउंसिल क्या क्या कर सकती है, पॉलिसीज फ्रेम कर सकती है, गवर्निंग ग्रेडिंग ऑफ आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन की, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस की ग्रेडिंग कैसे की जाएगी, रिव्यू द ग्रेडिंग, जो ग्रेडिंग दी गई है उनको रिव्यू कर सकती है कि किसी की नेगेटिव में जा रही है तो उसको क्या कर सकते, वार्निंग इशू की जा सकती है कि इस तरह तो आपको हटा दिया जाएगा आर्बिट्रेशन से। होल्ड ट्रेनिंग वर्कशॉप एंड कोर्सेज इन एरिया ऑफ आर्बिट्रेशन इन कोलैबोरेशन ऑफ लॉ फॉर्म्स, लॉ यूनिवर्सिटीज और आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट्स। तो ट्रेनिंग करा सकते हैं,
वर्कशॉप्स चला सकते हैं, कोर्सेज करा सकते हैं आर्बिट्रेशन के फील्ड में, फ्रेम, रिव्यू और अपडेट नॉर्म्स टू इंश्योर सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ आर्बिट्रेशन। तो नॉर्म सेट कर सकते हैं, नॉर्म्स चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं टाइम टू टाइम जो इनको ज़रूरी लगे। एक्ट एज ए फोरम फॉर एक्सचेंज ऑफ व्यूज और टेक्निक्स टू बी अडोप्टेड फॉर क्रिएटिंग ए प्लेटफॉर्म टू मेक इंडिया ए रोबस्ट सेंटर फॉर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन। एक फोरम की तरह काम कर सकते हैं जहाँ पे लोग आए, अपनी टेक्निक्स या नए नए आइडियाज़ को शेयर्स करें, ताकि इंडिया को आने वाले टाइम में क्या बनाया जा सके, आर्बिट्रेशन फील्ड में एक अच्छे लेवल पे खड़ा किया जा सके कि लोग आर्बिट्रेशन के लिए इंडिया को प्रेफर करें। प्रमोट इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन बाय स्ट्रेंथिंग आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन, तो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देना, कंडक्ट कराना एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग ऑन वेरियस सब्जेक्ट रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एंड अवार्ड सर्टिफिकेट, एस्टेब्लिश एंड मेंटेन डिपोजिटरी ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड। तो आर्बिट्रेशन अवार्ड इंडिया में जहाँ भी होंगे उनकी एक डिपोजिटरी बनाई जाए, कॉमन पोर्टल बनाया जाए जहाँ सारे अवार्ड दिखाई दे। सच अदर फंक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बताती। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको नहीं आता, वो बड़े सिंपल सा दे रखा है, बहुत सिंपल से, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। अगर वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी की वजह से ये नहीं है, मतलब मान लो काउंसिल में लोग कम है, काउंसिल में मान लो लोग कम है तो काउंसिल की जो प्रोसीडिंग्स है उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ काउंसिल शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ कि कोई वैकेंसी या कोई डिफेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल में, कोई डिफेक्ट है इन अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एक्टिंग एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल, या कोई इरेगुलरिटी इन प्रोसीजर ऑफ काउंसिल नॉट अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ द केस। कह रहे कि अगर डेफिशिएंसी है या वैकेंसी है आर्बिट्रेशन काउंसिल में, मतलब काउंसिल में उतने लोग नहीं है जितने होने चाहिए, या काउंसिल में ऐसा कोई पर्सन है जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इसकी वजह से एक्ट या प्रोसीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उस एक्ट या प्रोसीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जो काउंसिल के आगे चल रही है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जस्ट इतना सा दे रखा है। ई हो गया आपका। नेक्स्ट रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर। एफ कह रहा है कि कोई रिजाइन करना चाह रहा है तो करो, बाय नोटिसिंग राइटिंग कर सकता है चेयरमैन और फुल टाइम पार्ट टाइम में, बाय नोटिसिंग राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रिजाइन कर सकते हैं ऑफिस से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको ये देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट आप तब तक नहीं हटोगे जब तक नया पर्सन ना आ जाए। तो अनलेस ही इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू relinquish his office sooner, continue to hold office until the expiry of 3 months from the date of receipt of such notice, or until a person duly appointed as his successor enter upon his office, or until the expiry of his term of office whichever is earlier। तो तीनों में से जो भी अर्लियर हो जाए, तो 3 महीने पहले हो जाए या पहले कोई पर्सन आ जाए आपकी जगह पे, या आपका टर्म 3 महीने से पहले खत्म हो जाए, तो 3 महीना तो मैक्सिमम है। इन 3 महीने में से जो भी पहले हो जाए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी टाइम हटना पड़ेगा। आप तब तक ही कंटिन्यू कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट ने पहले ही आपको रेलिंक्विश करने के लिए बोल दिया, पहले से अपना ऑफिस छोड़ने के लिए बोल दिया, तो आप उस डेट से छोड़ सकते हो, अनलेस अदरवाइज इन डेट्स तक आपको रहना पड़ेगा। रिमूवल ऑफ मेंबर। अगर आपने कुछ गलत किया है या डिस्क्वालिफिकेशन अराइज हो गई तो आपको हटाया भी जा सकता है। या एक्स ऑफिशियो मेंबर है आपका मेन, जिस जिस ऑफिस की वजह से, जैसे आप सेक्रेटरी थे लीगल अफेयर्स में तो आप वहाँ सेक्रेटरी नहीं रहे, या आप सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर में, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में, अगर आप वहाँ सेक्रेटरी नहीं रहे तो यहाँ भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमूव ए मेंबर फ्रॉम हिज ऑफिस इफ इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंगेज एट एनी टाइम ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप कहीं और वर्किंग हो, फुल टाइम वर्किंग हो, तो आपको नहीं रखा जा सकता। कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफिस इन ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड, कि कोई आपके ऊपर केस चल रहा था और आपको कन्विक्टेड कर दिया गया किसी ऑफेंस का। एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, तो आपका इंटरेस्ट आ गया जो केस को अफेक्ट कर सकता है, या आपकी पोजीशन को अफेक्ट कर सकता है। आपने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से आपका कंटिन्यूशन करना पॉसिबल नहीं है, या आप फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल हो गए एक्टिंग एज ए मेंबर। तो फिजिकली और मेंटली जब एज हो जाती है या बंदे का दिमाग काम करना बंद कर देता है, उस टाइम कहते हैं। तो 43G क्या कह रहे हैं, रिमूव किया जा सकता है इन सर्कमस्टांसिस में। और ये जो 2 केसेस हैं यहाँ पे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट पहले इंक्वायरी कराती है। तो अगर आप इंटरेस्ट आया और जिसकी वजह से आपने गलत फायदा उठाया तो इंक्वायरी चलेगी, आपने अब्यूज किया अपनी पोजीशन का, यहाँ भी इंक्वायरी चलेगी। तो नो मेंबर शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन D and E, वही वाला, of that subsection unless the Supreme Court on a reference being made to it in behalf by the central government has
होल्ड होना चाहिए, होल्ड एन इंक्वायरी held by it according with the procedure as may be prescribed in this behalf by the Supreme Court, reported that the member ought on such ground or ground to be removed. अनलेस जब तक सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी ना होल्ड कर ले सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे और उस रिपोर्ट में ये आए कि भाई आपको मेंबर नहीं रहना चाहिए, आपको हट जाना चाहिए, तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट, आप हेल्प करने के लिए इंस्टीट्यूशन की काउंसिल की आप सच एक्सपर्ट और सच कमेटीज बना सकते हो एक्सपर्ट की, जो भी आपको ज़रूरी लगे, जो भी नेसेसरी लगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप उन लोगों को अपॉइंट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जनरल नॉर्म्स और ग्रेडिंग, ग्रेडिंग के लिए क्या नॉर्म्स है? देखो, ग्रेडिंग के लिए बड़े सिंपल से नॉर्म्स सेटअप किए गए हैं। क्या नॉर्म्स है? 43I state that the council shall make grading of the arbitration institution on the basis of criteria relating to infrastructure, quality, caliber of the arbitrators, performance, compliance of time limit for the disposal of domestic or international commercial arbitration in such manner as may be specified। तो बड़े सिंपल से क्राइटेरिया हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आपके इंस्टीट्यूशन का, क्वालिटी सर्विसेज कैसी दे रहे हो आप, कैलिबर कितने क्वालिफाइड है आपके आर्बिट्रेटर्स, परफॉर्मेंस कंप्लायंस ऑफ टाइम लिमिट, क्या आप टाइम लिमिट से सब कुछ कंप्लीट कर पा रहे हो, डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन सच मैनर एज में भी स्पेसिफाइड। तो ये तरीके हैं, ये नॉर्म्स हैं जिनके बेसिस पे ग्रेडिंग करी जाती है। नॉर्म्स और अक्रेडिटेशंस, तो फिर फिलहाल मतलब आगे कैसे कंटिन्यू किया जाए, कैसे तय किया जाए कि कोई आर्बिट्रेटर कैपेबल है या नहीं है। तो सेक्शन 43J provide that the qualification, experience and norms for accreditations of arbitrator shall be such as may be specified in the 8th schedule। तो आपकी क्रेडिटेबिलिटी कैसे चेक की जाए, आर्बिट्रेटर सही है या नहीं कैसे चेक किया जाए, उसके क्या तरीके हैं। तो 43J में कह रहा है कि 8th शेड्यूल में लिखा है कि कैसे चेक किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू 8th शेड्यूल, ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी एन आर्बिट्रेटर अनलेस ही। तो 8th शेड्यूल में अमेंडमेंट आई है अभी लेटेस्ट, 8th शेड्यूल में लेटेस्ट में अभी एक अमेंडमेंट आई है। अमेंडमेंट क्या है? कंपनी सेक्रेटरी विद एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स, कंपनी सेक्रेटरी विद एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर इन प्रैक्टिस, वो भी आर्बिट्रेटर का काम कर सकता है। तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट आपकी दी गई है, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट ऐड करी गई है। तो अमेंडमेंट क्या कह रहे हैं? कंपनी सेक्रेटरी, अब क्वालिफिकेशन में भी कंपनी सेक्रेटरी आएगा। तो वो कह रहे हैं कि 8th शेड्यूल ये पर्सन क्वालिफाइड है, इनके अलावा और कोई पर्सन क्वालिफाइड नहीं है। अगर वो एडवोकेट है 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 ईयर ऑफ प्रैक्टिस एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट 10 ईयर ऑफ प्रैक्टिस, कंपनी सेक्रेटरी 10 ईयर ऑफ प्रैक्टिस, ऑफिसर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बंदा है, यहाँ रहा है वो बहुत टाइम तक। ऑफिसर विद ए लो डिग्री, एक्सपीरियंस इन लीगल मैटर in government, autonomous body, public sector undertaking और senior management managerial position in private sector। तो कोई ऑफिसर जिसके पास लॉ की डिग्री है लेकिन वो कहीं पे और अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आया है, जैसे उसे एक्सपीरियंस है लीगल मैटर्स का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी यूनिवर्सिटीज वगैरह या और कुछ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सीनियर लेवल मैनेजरियल पोजीशन थी किसी प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ वो कौन से मैटर देखता था? लीगल मैटर्स को ही देखता था। ऑफिसर विद इंजीनियरिंग डिग्री, तो ऑफिसर विद लॉ डिग्री, ऑफिसर विद इंजीनियरिंग डिग्री, हैविंग 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज एन इंजीनियर इन गवर्नमेंट, ये सारे वही सेम पोजीशन, और सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि कई जगह पे आपको ये भी देखना पड़ता है, इनको भी लेकर आना पड़ता है, क्योंकि इनके पास भी अपने फील्ड का अच्छा एक्सपीरियंस है, इंजीनियरिंग फील्ड का। ऑफिसर हैविंग सीनियर लेवल एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सीनियर लेवल एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन, तो IAS वाईएएस ये सब हो गए ना सीनियर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ सीनियर लेवल मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ए गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी ऑफ ए रिप्यूट, रिप्यूट मतलब अच्छी नॉन प्राइवेट कंपनी, उसमें आप सीनियर लेवल एक्सपीरियंस आपका एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड का, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम आप संभालते थे। इज ए पर्सन इन एनी अदर केस हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन at a degree level with a 10 year of experience in scientific or technical stream in the field of telecom, information technology, intellectual property right, such specialized field, और वही सब वहीं आप कहीं ना कहीं काम करके आए हो। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई भी डिग्री है आपके पास लेकिन एक्सपीरियंस है 10 ईयर का इन फील्ड्स में।
तो हर किसी में देखो 10 ईयर का एक्सपीरियंस तो दे रखा है। तो बड़े चार पांच बड़े सिंपल हैं, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। ये चार ऐसे हैं जिनके पास जो अपने एक्ट के अकॉर्डिंग जिनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशंस के बाद इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एडवोकेट है तो एडवोकेट एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट्स एक्ट। इंडियन लीगल सर्विस में है या लीगल मैटर को संभाल रहा है किसी भी बॉडी में, इंजीनियरिंग की डिग्री है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, सीनियर लेवल एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई डिग्री तो है आपके पास, लेकिन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में। जनरल नॉर्म्स एप्लीकेबल टू एन आर्बिट्रेटर, नॉर्मली जो हर आर्बिट्रेटर पे एप्लीकेबल होती है वो क्या है? पर्सन ऑफ रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस, इंटीग्रिटी और कैपेबल टू अप्लाई ऑब्जेक्टिविटी इन अराइविंग एट सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। ऐसा पर्सन जो फेयर हो, मतलब जो बायस नहीं हो, फेयर नेचर का हो, इंटीग्रिटी हो, कैपेबल हो, समझदार हो, क्या करने के लिए कि वो सेटलमेंट करा सके, वो आर्बिट्रेशन को एक कंक्लूजन तक पहुंचा सके, कंसिलिएशन को एक कंक्लूजन तक पहुंचा सके। इम्पार्शियल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, और अवॉइड एंटरिंग इनटू ए फाइनेंशियल बिजनेस और अदर रिलेशनशिप जो मटेरियलिटी जो इफेक्ट करे impartiality or might reasonably create an appearance of partiality और bias amongst the parties। या किसी ऐसे भी फाइनेंशियल बिजनेस या रिलेशनशिप में एंटर ना करो जिसकी वजह से आपकी इंडिपेंडेंस पे सवाल उठना स्टार्ट हो जाए। shall not involve in any legal proceeding or avoid any potential conflict connected with any dispute। आप खुद पार्टी नहीं होने चाहिए, आप खुद इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए किसी लीगल प्रोसीडिंग में, या आपका कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए उस डिस्प्यूट से जो आपके सामने आर्बिट्रेशन के लिए लाया गया है। आप खुद इंटरेस्टेड नहीं होने चाहिए किसी भी तरह से। हैज शैल नॉट हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, इकोनॉमिक ऑफेंस, ये तो ऊपर भी आ गया आपका। आर्बिट्रेटर शैल बी कन्वर्जेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इक्विटी, कॉमन लॉ, कस्टमरी लॉ, कमर्शियल लॉ, लेबर लॉ, लॉ ऑफ टोर्ट मेकिंग एंड एनफोर्सिंग द आर्बिट्रेशन ऑफ। तो ये तो हो गया जिसके पास को एक्सपीरियंस हो, जिसको नॉलेज हो कॉन्स्टिट्यूशन की, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इक्विटी, कॉमन, कस्टमरी लॉ, कमर्शियल लॉज, लेबर लॉज, लॉ ऑफ टोर्ट, या एनफोर्स कराना आर्बिट्रेशन अवार्ड को। पोजेस रिवर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लीगल सिस्टम, ना सिर्फ इंडिया के लीगल सिस्टम की समझ हो, इंटरनेशनल लीगल सिस्टम की भी समझ हो। ऑन आर्बिट्रेशन इन इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन दिस रिगार्ड, और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करी जा रही है उन चीज़ों की आपको जानकारी। capable of suggesting, recommending or writing a reasoned and enforceable arbitral award in any dispute which came before him for adjudication। तो capable of suggest कर सके या recommend कर सके या एक reasoned और enforceable, कि भाई ऐसा अवॉर्ड जो सही लगे, जिसको सच में एनफोर्स कराया जा सके, सच में कैपेबल और एनफोर्सेबल के लिए, ऐसे आप एक डिसीजन दे पाओ, इतने आप कैपेबल हो। डिपॉजिटरी ऑफ अवार्ड मैंने आपको पहले बताया, इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी बनानी है जहाँ पे अवार्ड इंडिया में कहीं भी दिया गया हो उस अवार्ड का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके, और एन अदर रिकॉर्ड रिलेटिंग टू इन सच मैनर एज में बी स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी ऊपर आया था ना, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द काउंसिल हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द काउंसिल। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिस्चार्ज फंक्शन, परफॉर्म सच ड्यूटीज एज में बी स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशंस। तो वो ये आपकी अमेंडमेंट क्लास थी, पूरी की पूरी किस चीज़ के ऊपर थी आपकी, जो नया पार्ट आपका ऐड किया गया उस चीज़ के ऊपर थी। तो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो पार्ट 1 ए एज इंसर्टेड इन अमेंडमेंट एक्ट 2019 डील विद द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। 43 ऑफ द एक्ट कंटेन डेफिनेशन ऑफ द टर्म यूज्ड इन पार्ट 1 ए सच एज चेयरमैन, काउंसिल एंड मेंबर्स। एस्टेब्लिशमेंट की बात करी हमने ए में, तो एस्टेब्लिशमेंट में हमने क्या पढ़ा कि काउंसिल सेटअप की जा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी काउंसिल सेटअप कर सकती है जो वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में दिया है। बॉडी कॉर्पोरेट होगी, क्या क्या फंक्शंस आपको पता है बॉडी कॉर्पोरेट क्या क्या कर सकती है। हेड ऑफिस दिल्ली में होगा, सच अदर ऑफिस कहीं भी ओपन किए जा सकते हैं विद द प्योर अप्रूवल। कंपोजिशन में क्या होगा, एक चेयरमैन होगा, फिर एक नॉमिनेट किया हुआ मेंबर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, फिर एक अपॉइंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट विद द इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन, चेयरपर्सन, फिर एक्स ऑफिशियोज मेंबर्स आ जाएंगे एक दो, और एक दो आपके एक पार्ट टाइम मेंबर और एक एक्स ऑफिशियो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चेयरमैन होगा आपका,
एक मेंबर जो नॉमिनेट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर होगा, एक एकेडमिक फील्ड से होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन। फिर गवर्नमेंट से आएगा लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्स ऑफिशियो होगा। और एक पार्ट टाइम मेंबर किसी रिकॉग्नाइज बॉडीज का होगा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम मेंबर कम सेक्रेटरी, एक्स ऑफिशियो। तो चेयरमैन कितना टाइम, चेयरमैन और मेंबर 3 साल तक ऑफिस होल्ड करने वाले हैं। चेयरमैन की जो मैक्सिमम एज है 70 और मेंबर की मैक्सिमम एज 67 रहने वाली है। और बाकी सैलरी अलाउंस और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी वही। ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ काउंसिल क्या है? ड्यूटी वो सारे मेजर्स, वो सारी चीज़ें करना कि जिसकी वजह से एनकरेज किया, जैसे कि आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। और इस चीज़ के लिए पॉलिसी और गाइडलाइंस फ्रेम कर सकते हो। तो ये फंक्शंस है, आप क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो? पॉलिसीज बनाना, ग्रेडिंग के लिए रिगार्डिंग, फिर ग्रेडिंग को रिव्यू करना, इंटर्नशिप कराना, वर्किंग कोर्सेज हैंडल कराना, और नॉर्म्स क्या सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग, फॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड टेक्निक्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन बाय स्ट्रेंथनिंग आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस, कंडक्ट एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग एट वेरियस सब्जेक्ट, एस्टेब्लिश और मेंटेन डिपॉजिटरी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड मेड इन इंडिया। वैकेंसीज की वजह से इनवैलिडेट नहीं होने वाला है। वैकेंसीज हो सकती हैं, डिफेक्ट हो सकता है, अपॉइंटमेंट में इरेगुलरिटी हो सकती है, प्रोसीजर में, तो इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो प्रोसीडिंग चल रही है वो इनवैलिड नहीं होगी। रिजाइन कर सकते हो एक नोटिस, राइटिंग में नोटिस देने के बाद, और तब तक आप रहोगे जब तक 3 महीने नया आना आ जाए या आपका खुद का टर्म खत्म ना हो जाए। और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पहले आपको हटा दे तो उसमें तो पहले ही आप हट जाओगे। रिमूवल, जब आपने कुछ डिस्क्वालिफिकेशन अराइज हो गई हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गए हो, आप किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में हो, कन्विक्टेड ऑफेंस हो, आपका कोई इंटरेस्ट आ गया हो, आपने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया हो, फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल। लेकिन जहाँ पे डी और ई वाले प्रोविजन है वहाँ पे इंक्वायरी होल्ड की जाएगी और रिपोर्ट के बेसिस पे तय किया जाएगा कि आपको हटाया जाए या नहीं। एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकते हो या एक्सपर्ट का एक पैनल बना सकते हो ताकि एक्सपर्ट की हेल्प ली जा सके किसी भी मैटर पे। जनरल नॉर्म्स और ग्रेडिंग, ग्रेडिंग के रिगार्डिंग क्या नॉर्म्स है? तो ग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी सर्विसेज, या आपने जो कैलिबर ऑफ आर्बिट्रेटर, परफॉर्मेंस, कंप्लायंस, टाइम लिमिट के विद इन आप अवार्ड दे पा रहे हो या नहीं, इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करेगी आपको क्या ग्रेड दीजिए। आपकी क्रेडिबिलिटी कैसे चेक की जाए? तो आपके पास क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी देख सके। 8 शेड्यूल में है कि आर्बिट्रेटर कौन कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इंडियन लीगल सर्विसेज का ऑफिसर, लीगल मैटर्स में डील तो कर रहा है ऑफिसर, लेकिन 10 ईयर का एक्सपीरियंस, इंजीनियरिंग में भी एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का, ये सीनियर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई भी हो लेकिन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है अलग अलग फील्ड्स में। जनरल नॉर्म्स क्या है? फेयरनेस होनी चाहिए, इम्पार्शल नहीं होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, किसी लीगल प्रोसीडिंग में शामिल ना हो, कन्विक्टेड ना हो, नॉलेज होनी चाहिए अलग अलग लॉज की, और डोमेस्टिक और लीगल लॉज के बारे में भी आपको पता हो, और आप एक अच्छा ऑर्डर दे सके, एक अच्छा अवार्ड दे सके, कैपेबल ऑफ एनफोर्समेंट, तो ये सबसे ज़रूरी है। डिपॉजिटरी, एक इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी बनानी है। इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी, इलेक्ट्रॉनिक एक सेंट्रल, एक पूरा कंट्री लेवल पे एक डिपॉजिटरी जहाँ सबके रिकॉर्ड की भाई अवार्ड किसने दिया था, कब दिया था, क्या रीज़न थे अवार्ड के, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो सके। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए है। इसी क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, टर्म, सैलरी, फंक्शन सब कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करने वाली है। कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि आपको क्या सैलरी दी जाए, क्या ड्यूटीज़ हैं आपके, क्या फंक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं। ये सारे या तो रेगुलेशंस में लिखे होंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि किस तरह से रहे। तो नेक्स्ट आपका फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास प्योरली अमेंडमेंट के ऊपर थी आपकी, और नेक्स्ट में फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड आई थिंक आपका हो जाएगा, 1-2 पेजेस का ही है। यस, 2-3 पेजेस का है आई थिंक। और इसके बाद आपका पार्ट बी कंसीलिएशन। तो कंसीलिएशन में आई थिंक 2 दिन लग जाएंगे आपके। है तो बड़ा सिंपल सा कंसीलिएशन, बहुत सिंपल सा है क्योंकि आपने ऑलरेडी आर्बिट्रेशन पढ़ लिया, उसी की कोडिंग ही है, लगभग वैसा ही है कंसीलिएशन, सिर्फ थोड़ा सा माइनर से चेंजेस हैं।
नेक्स्ट क्लास में आपका आर्बिट्रेशन एक लेवल का खत्म, आर्बिट्रेशन खत्म हो जाएगा, फिर कंसिलिएशन की 2 क्लासेस रहेंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास करेंगे हम। ठीक है, आज के लिए।